में सलाम पेश करती हूँ। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू आरटीआई एक्ट यानी हक़ इत्तलात कानून और इसके असरात है। आज हमारे प्रोग्राम के गेस्ट स्पीकर नामूर आरटीआई एक्टिविस्ट, कारकुन और सहाफ़ी रमन शर्मा साहब, जो इस कानून के हवाले से गुफ्तगू फरमाएंगे। मैं अपने मेहमान स्पीकर्स का भी वालेहाना इस्तकबाल करती हूँ। आरटीआई एक्ट 2005 हिंदुस्तान के हर शहरी के लिए काफ़ी अहमियत रखता है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस मौजू पर मेहमान स्पीकर रमन शर्मा साहब की गुफ्तगू सामीन व नाजरीन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। अब मैं तारिक इब्रार साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो मेहमान स्पीकर का मुख्तसर सा तारुफ पेश करें। जी तारिक साहब। जी बहुत शुक्रिया नसीम अख्तर साहिबा। मैं तमाम सामीन व नाजरीन और बिलखसूस हमारे मेहमान स्पीकर रमन शर्मा का इस्तकबाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। हमारे मेहमान स्पीकर के बारे में मैं चंद बातें कहना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप बगौर सुनेंगे। रमन शर्मा प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और अमन की अलामत कहलाने वाले शहर जम्मू से ताल्लुक़ रखते हैं। आप एक सहाफ़ी और आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। जर्नलिस्ट की हैसियत से आप मुख्तलिफ मोतबर अंग्रेज़ी अखबारात और मैगज़ीनों के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि आरटीआई एक्टिविस्ट की हैसियत से रमन शर्मा ने जम्मू व कश्मीर में आरटीआई एक्ट यानी हक़ इत्तलात कानून 2005 की अमल आवरी के सिलसिले में न सिर्फ लोगों बल्कि सरकारी ओहदेदारान को भी इम्पा इंस्टीट्यूट में मुख्तलिफ तरबियती लेक्चर दिए हैं। रमन शर्मा ने सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस हैदराबाद और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इश्तराक से आरटीआई एक्ट 2005 से मुतल्लक तरबियती कोर्स भी मुकम्मल किया हुआ है। आपके कॉलम्स मुख्तलिफ कौमी और मकामी अंग्रेजी अखबारात में शाया होते रहते हैं, जिनके ज़रिए आपने अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और आरटीआई एक्ट से मुतल्लक लोगों में बेदारी पैदा करने का नुमाया काम अंजाम दिया है। आप जम्मू यूनिवर्सिटी की दावत पर कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के बच्चों को भी मुख्तलिफ लेक्चर दे चुके हैं। रमन शर्मा ने सैकड़ों की तादाद में आरटीआई दरख्वास्तें सरकारी महकमों में दायर की, जिनका मकसद आरटीआई एक्ट की अफादियत को उजागर करना और उसकी अमलावरी की सिमत में अपना रोल निभाना था। आपकी दर्जनों आरटीआई दरख्वास्तें ऐसी हैं जिनके खातर ख्वाह नताइज सामने आए हैं, और इनके पास ऐसी दर्जनों मिसालें हैं कि इस कानून की बदौलत क्या क्या तब्दीलियां रोनमा हुई हैं या क्या हो सकती हैं। रमन शर्मा एक हसास जर्नलिस्ट और कानून के सच्चे पासदार हैं, और आपकी ज़िंदगी का मकसद दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना है। उम्मीद है कि सामीन रमन शर्मा साहब के आज के लेक्चर से मुस्तफ़ीद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत देता हूँ हमारे मेहमान स्पीकर रमन शर्मा सर से। गुजारिश करता हूँ कि वो माइक जो है अनम्यूट करके आज के प्रोग्राम का आगाज़ करें। आप जो आरटीआई एक्ट के हवाले से गुफ्तगू करना चाह रहे हैं उससे हमारे सामीन को मुस्तफ़ीद फरमाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तारिक साहब, और नसीम साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। और तारिक साहब, आपने इतना लंबा तारुफ मेरा कराया, शायद मैं इसका हकदार नहीं हूँ, और काफ़ी समय आपने लिया इसके लिए। अगेन थैंक यू। और उम्मीद करता हूँ कि आज का जो आपने मुझे मौजू दिया है और जिसके ऊपर आपने बात करने के लिए मुझे कहा है, मैं वो बात अपनी कह पाऊँ। और अपने दोस्तों से ये भी कहूँगा कि आपके पास जो सवाल हो, अपने सवाल ज़रूर पूछिएगा मेरी बात के बाद। और आप जो सवाल पूछेंगे वो सिर्फ आपका सवाल नहीं होगा, वो आपके दूसरे साथियों का भी होगा, और वो आने वाले वक्त में आपके काम भी आएगा। तो गुफ्तगू का आगाज हम करते हैं। तारिक साहब, राइट टू इंफॉर्मेशन, जैसे आपने कहा, जानने का हक, या जिसको हम कहते हैं सूचना का अधिकार। तो जानने का हक, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये हक हमें, या ये कानून क्यों, क्या जरूरत पड़ी इसकी। क्योंकि कहने के लिए हम जमहूरियत तो थे ऑलरेडी,
1950 में 47 के बाद जब हमारा आइन बन गया तो उसके बाद हम जमहूरियत तो थे, तो हमें इस कानून की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि हम जब छोटे थे अपनी क्लासेस में पढ़ते थे सिविक्स की कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, कि ये सरकार हमारी है, हमने ही चुनी है और हम ही सरकार है। तो फिर इस कानून की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, आप सभी जानते होंगे कि जब हम ये कहते थे ना कि जमहूरियत, तो जमहूरियत जमहूर से बनती है, लोकतंत्र लोगों से बनता है। तो क्या आरटी एक्ट आने से पहले क्या ये सच में सही में लोकतंत्र था या नहीं था, ये फैसला सुनने वाले करेंगे। देखिए, हमारी रियासत की बात करूंगा या हमारी केंद्र शासित प्रदेश की बात करूंगा। क्या था कि हमें मौका मिलता था 5 सालों के बाद लोकसभा में वोटिंग करने का, और वो हमारे लिए जमहूरियत थी, सिर्फ वोटिंग करना। या हमारी रियासत में जब इलेक्शन होते थे 6 साल के बाद असेंबली के, उसमें वोटिंग करना, ये हमारे लिए जमहूरियत थी। या कभी पंचायत के लिए या कभी म्युनिसिपैलिटी के लिए वोट करना 6 सालों के बाद, 8 सालों के बाद, 10 सालों के बाद, क्योंकि हमारी रियासत में पंचायत के इलेक्शन भी लेट होते थे, या अर्बन लोकल बॉडीज या रूरल लोकल बॉडीज के इलेक्शन काफी लेट होते थे। तो ये हम लोगों के लिए बाय एंड लार्ज जमहूरियत थी। इसके अलावा हमारी पार्टिसिपेशन जो थी जमहूरियत में बड़ी कम थी। ये सिर्फ पॉलिटिकल साइड पे हमारी पार्टिसिपेशन थी इन डेमोक्रेसी। लेकिन 2005 में क्या हुआ कि हम सिर्फ एक सो कॉल्ड डेमोक्रेसी से पार्टिसिपेटरी सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में आए। हमने सिर्फ ये अधिकार नहीं लिया कि हम अपने नुमाइंदे चुनेंगे या हम खुद नुमाइंदे बन जाएंगे। हमने ये चुना कि हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की तरफ जाएंगे। यानी कि हमारे घर में मान लीजिए मुलाजिम कोई काम करता है, तो हम उसको पैसे देते हैं। हम कहते हैं भाई साहब ये लीजिए 100 रुपया, ये लीजिए 500 रुपया, कुछ बाजार से सामान लेके आइए। तो वो सामान लेके आता है, ये अपने घर में किसी छोटे भाई बहन को या बच्चे को पैसे देते हैं कि कुछ सामान लाके दो, वो सामान लाता है। तो हम उससे पूछते हैं, जब वो वापस पैसे देता है या नहीं देता है या सामान लाता है, तो पूछते हैं कि भाई बच्चे कितने के सामान आया, तो वो हमें बताता है कि इतने का सामान आया, इतने का ये आया, इतने का आया, इतने पैसे बच गए। तो हम सारे पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि हम सारों के पैसे जो है हार्ड अर्न्ड मनी है। हम मुश्किल से, हम मेहनत से पैसे सारे कमा रहे हैं, चाहे वो 20 है, 50 है, 100 है, 1000 है, 2000 है। तो जबकि सरकार के पास हमारे मिलियंस, बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ रुपीज पड़े हैं। सरकार के पास ही हमारा सारा पैसा जमा है जो हम टैक्स में देते हैं। और जो लोग टैक्स भी हम 2 तरह का दे रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। जो तो मुलाजिम है या जो बिजनेस करते हैं वो तो इनकम टैक्स भी पे करते हैं, और जो जॉब नहीं भी करते हैं या बिजनेस नहीं भी करते हैं वो भी टैक्स पे कर रहे हैं। हम कुछ भी सामान खरीद रहे हैं बाजार से, उसका हम टैक्स पे कर रहे हैं, चाहे वो जीएसटी की शेप में कर रहे हैं, चाहे सर्विस टैक्स दे रहे हैं, हम सरकार को सारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा कि इवन स्ट्रीट बैगर पेज टैक्स। तो जब हम सारे ही टैक्स पे कर रहे हैं तो हमें, और हम अपने पैसों का, छोटे से पैसों का 50, 100, 200, 500 का अगर हिसाब रखते हैं, तो क्या ये हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती कि जो पैसा हम सरकार के पास रख रहे हैं उसका हिसाब रखें? तो मुझे लगता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, इट शुड बी ड्यूटी टू बी इन्फॉर्म्ड। ये अवाम की ड्यूटी होनी चाहिए कि वो इन्फॉर्म्ड रहे कि उसके बिलियंस, मिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ रुपीज जो सरकार के खाते में पड़े हैं, जो रिजर्व बैंक के पास पड़े हैं, जो हमारी ट्रेजरी में पड़े हैं, तो हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि उसका उपयोग या उसका दुरुपयोग, चाहे वो किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है सरकार, तो ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए। खैर, 2005 में एक कानून बनाया पार्लियामेंट ने जिसका नाम था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो उस एक्ट में नुमाया किया गया कि हर शहरी जो हिंदुस्तान का होगा उसको ये हक मिलेगा कि वो सरकार से ये जान सके कि सरकार पैसे का उपयोग किस तरीके से कर रही है, सरकार गवर्नेंस किस तरीके से कर रही है। आप जानते होंगे कि अंग्रेजी शासन में एक एक्ट था जिसका नाम था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। तो वो अभी भी एक्ट इनफोर्स है। तो उस एक्ट में ये प्रोविजन था कि कोई भी सरकारी दस्तावेज किसी भी ऐसे शख्स के पास नहीं हो सकता जो ऑथराइज ना हो उसको रखने के लिए। यानी कि निजाम ये था कि कोई भी दस्तावेज जो है वो आम शहरियों के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। इट वाज द रूल। और आरटी आने के बाद निजाम ये बना, रूल ये बना
कि मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन वुड बी शेयर्ड विद द सिटीजंस, और एक्सेप्शन ये है कि कुछ इंफॉर्मेशन जो है, जो हो सकता है देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता यानी कि सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी, देश की खुद मुख्तारी, सहालियत और दफा के मामले हो, वैसी इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर नहीं की जा सकती। बाकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। आज आप देखते हैं जैसे हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की तरफ मूव करें, हमने किया, तो उस एक्ट में सरकार की ये जिम्मेवारी बनाई गई कि सरकार लोगों को इन्फॉर्म करे कि वो पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से कर रही है। जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो आमतौर पर हमारा एक्सपीरियंस ये रहता है, मैं किसी भी इदारे के ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है, आपका भी शायद वैसा एक्सपीरियंस होगा, तो वो एक्सपीरियंस शेयर करना जरूरी है। हम दूर दराज के या सिटी में, जम्मू हो या श्रीनगर हो, वहां हॉस्पिटल में जाते हैं सरकारी, तो हम अक्सर देखते हैं कि डॉक्टर हमें जो दवाई लिख कर देते हैं, वो दवाई हमें फार्मेसी जो हॉस्पिटल की है वहां पर नहीं मिलती, और हमें हमेशा वो दवाई बाजार से लानी पड़ती है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि उस फार्मेसी में जो स्टॉक है, वो स्टॉक रजिस्टर जो है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द हॉस्पिटल या प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, दूर दराज के इलाके हैं, और वो एक्ट ये कहता है कि वो उस लोकल लैंग्वेज में, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश में, उस लोकल लैंग्वेज में जो भी उस खिते के, उस इलाके के लोग समझते हैं, वो डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि इस हॉस्पिटल में कितनी दवाइयां पड़ी हैं, कितने इंजेक्शन पड़े हैं, कितनी ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल हैं, कितने बेड अवेलेबल हैं, ताकि वीआईपी कल्चर जो है वो ना चले, हमें अपने किसी दोस्त से, इन्फ्लुएंशियल दोस्त से फोन करवाने की जरूरत ना पड़े, तो ये हक मिले। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी जो होगी वो ही शफाफत लाएगी समाज में, वो ही गुड गवर्नेंस लाएगी। देखिए, जो अंधेरा होता है ना, उसका अस्तित्व कुछ नहीं है, अंधेरा सिर्फ डरता है रोशनी से। तो रोशनी क्या है? इंफॉर्मेशन। यानी कि हमें जो दूसरी संस्थाएं हैं, हॉस्पिटल की मैं एग्जांपल या हेल्थ डिपार्टमेंट की एग्जांपल आपको बोल रहा हूँ, कि वहां पर हमें कहा जाता है कि भाई ये तो हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, तो वो अंधेरा है। तो रोशनी क्या है? इंफॉर्मेशन, नोटिस बोर्ड, दैट वुड बी लाइट। तो अगर वो रोशनी हमें मिल जाए, तो ये अंधकार, जो भ्रष्टाचार, या आप देखें आज बददियानतदारी जो रही है समाज के अंदर, या निपोटिज्म जिसको कहते हैं, भाई भतीजावाद, ये खत्म हो सकता है। तो राइट इंफॉर्मेशन एक बड़ा अच्छा टूल है। अगर आप मुझे इजाजत देंगे, मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स भी शेयर करना चाहूंगा कि इस टूल से छोटी छोटी चीजें भी की हैं, और ये किस तरीके से सहाफियों के काम आ सकता है, किस तरीके से रिसर्च स्कॉलर्स के काम आ सकता है, किस तरीके से ये सीनियर सिटीजन्स के काम आ सकता है, किस तरीके से ये सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स के काम आ सकता है राइट इंफॉर्मेशन। तो राइट इंफॉर्मेशन इज फ्रेंड टू ऑल। फॉर इंस्टेंस, आपके गांव में, शहर में, या जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं, उस लोकेलिटी में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कोई प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, वहां पर कोई ब्रिज बन रहा है, स्कूल बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, यूनिवर्सिटी बन रही है, और आपको लगता है कि वहां पर जो मटेरियल यूज किया जा रहा है वो मटेरियल सब स्टैंडर्ड है। तो उस हमें हम क्या कर सकते हैं? एक तो हमारे पास ये रहता है कि हम कंप्लेन सबमिट करें, फिर उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई हो, कोई शेल्टर करेगा। सिंपली सबसे पहली प्रोविजन तो ये है कि जहां पर भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो, सबसे पहले सरकार की जिम्मेवारी बनती है, उस डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि वहां पर एक नोटिस बोर्ड डिस्प्ले करे, ये बताए कि कौन सी एजेंसी ये काम जो है एग्जीक्यूट करवा रही है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है, कितने का प्रोजेक्ट है, स्पैन क्या है, कितनी लेंथ क्या है, कितनी विड्थ क्या है, उसकी मेजरमेंट, एक बोर्ड वहां पर डिस्प्ले करना है। मान लीजिए वहां पर नहीं है, तो हम सिंपली एक राइट इंफॉर्मेशन से एक एप्लीकेशन लगाकर वहां से जानकारी हासिल कर सकते हैं। और राइट इंफॉर्मेशन एक्ट में सिर्फ ये नहीं है कि हमें ब्लैक एंड व्हाइट सिर्फ कागजी जानकारी मिलेगी। राइट इंफॉर्मेशन में प्रोविजन ये भी है कि हम वहां से जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है उसके हम सैंपल्स भी मांग सकते हैं, हम उनसे उसके फोटोग्राफ्स मांग सकते हैं, वीडियो मांग सकते हैं, सैंपल। हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बच्चों के लिए खाना मिड डे मील स्कीम शुरू की है, तो हम जानते हैं कि वो, या आंगनवाड़ी में बच्चों को खाना दिया जाता है, मेरा इल्जाम नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि किस क्वालिटी का मटेरियल प्रोक्योर किया जाता है, चाहे वो आंगनवाड़ी हो या मिड डे मील के लिए हो, क्वालिटी अच्छी नहीं रहती। तो उस क्वालिटी को हम कैसे चेक कर सकते हैं? हम वहां पर एप्लीकेशन सबमिट करके
ये पूछ सकते हैं या सैंपल ले सकते हैं कि आपने जो गेहूं प्रोक्योर किया है या आपने चावल प्रोक्योर किया है, आपने दलिया प्रोक्योर किया है, ग्राम्स चने प्रोक्योर किए हैं, उसका सैंपल छोटा सा एक चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं वहां पर जाकर कि क्या जो सैंपल है वही चीज हमें मिल रही है। हम राशन की दुकान पे जाते हैं तो राशन डिपो वाला कहता है जी कि राशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आज स्टॉक हमें मिला ही नहीं है। सिंपल एप्लीकेशन हम सबमिट करके फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट से, सीएपीडी डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं कि इस राशन डिपो को इस महीने या पिछले 2 महीनों में आपने कितना स्टॉक दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ज्यादा जरूरी नहीं हो, लेकिन आम आवाम, जब हमने देखा 2020 में कोरोना आया तो उस टाइम पे कितने लोगों ने माइग्रेट किया, मजदूरों ने किसके लिए किया? सिर्फ राशन के लिए। तो ये छोटी चीज हमारे लिए हो सकती है जो जिनके ऊपर मेहर है, लेकिन आम शख्स जिसको रोटी के लिए मुश्किल है, मजदूर तबका, उनके लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक वरदान साबित हो सकती है और होती है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि कहीं भी लगता है हमें कि कुछ गलत हो रहा है, इस चीज में हम कुछ इंटरवीन कर सकते हैं, तो हम वहां पर एक राइट टू एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और कभी कभी ये भी रहता है कि भाई मैं एप्लीकेशन सबमिट करूंगा तो वहां पर मान लीजिए लोकल कोई पुलिस के लोग हैं वो इन्फ्लुएंशियल हैं, कोई पॉलिटिशियन है वो इन्फ्लुएंशियल है, कोई ऑफिसर है, जैसे आज आप देखिए हमारा माइनिंग माफिया बहुत सक्रिय है, तो कोई इंडिविजुअल अगर सबमिट करेगा एप्लीकेशन तो हो सकता है कि उनको उसमें कोई दिक्कत आ जाए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? मान लीजिए तारिक साहब हमारे मॉडरेटर हैं, तो इनको ये लगता है कि इनके किसी गांव में वहां पर सड़क खराब है, तो ये मुझे कह सकते हैं कि भाई रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हो सकता है, क्योंकि जो वहां पर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो कॉन्ट्रैक्टर है, काम कर रहा है, ही इज इन्फ्लुएंशियल पर्सन, तो वो इनको नुकसान पहुंचा सकता है। ये मुझे कह सकते हैं कि रमन भाई आप एक एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए। दूसरे हमारे कोई यहाँ पर मॉडरेटर हैं या हमारे लिसनर हैं, उनको ये लगता है कि उनके गांव में, उनके शहर में, उनकी म्युनिसिपैलिटी में कोई दिक्कत है, वो खुद अगर इस एप्लीकेशन को नहीं फाइल कर सकते, उनका कोई फ्रेंड कठुआ में रहता है, सांबा में रहता है, बिलावर में रहता है, पुंछ में रहता है, मेंढर में रह रहा है या बड़गाम में रह रहा है, तो वो भी फाइल कर सकता है। इवन कि अगर वो किसी दूसरे देश में रह रहा है, अगर वो भारतीय नागरिक है, सिटीजन है, तो वहां से भी सबमिट कर सकता है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन में एलिजिबिलिटी टू सीक इंफॉर्मेशन इज ओनली दैट वन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, और कोई एलिजिबिलिटी इसमें नहीं है। जैसे वोटिंग के लिए हमारी एलिजिबिलिटी रहती है कि वन शुड बी ऑफ 18 ईयर एज, लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन में ऐसी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। ओनली एलिजिबिलिटी जो दफा 3 है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की, वो ये कहती है कि सिर्फ जो व्यक्ति है इंफॉर्मेशन मांगने वाला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे वो कहीं भी रह रहा हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में रह रहा है, चाहे दिल्ली में रह रहा है, पंजाब में रह रहा है, वो तब भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है। मैं जम्मू में रहकर पुंछ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ, राजौरी के बारे में ले सकता हूँ, मैं किश्तवाड़ के लिए ले सकता हूँ, अनंतनाग, बड़गाम, किसी भी जगह की इंफॉर्मेशन, किसी भी विषय में इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकता हूँ, या इवन किसी दूसरे रियासत के बारे में भी जानकारी मांग सकते हैं। तो राइट टू इंफॉर्मेशन ने कितना बदलाव किया, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये शुरू कैसे हुआ हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन, ये मूवमेंट कैसे बनी? एक हमारा संगठन था, है अभी भी, मजदूर किसान शक्ति संगठन। आपने सुना होगा मिस अरुणा राय जो आईएएस थी, उनका नाम निखिल डे जी। तो ये राजस्थान में काम करते थे ये लोग, और वहां पर एक फैक्ट्री में, एक संस्था में कुछ मुलाजिम काम करते थे, वहां पर औरतें भी काम करती थी और लोग, लड़के भी काम करते थे। तो वहां पर जो मैनेजमेंट थी वो क्या करती थी कि उन मजदूरों की जो अटेंडेंस है उसमें गड़बड़ी करती थी, और जो पैसे उनको सरकार से मिलते थे वो पैसे काट लेते थे उनके। तो वो जो मजदूरों की यूनियन थी, वो काफी देर इस चीज को कई साल बर्दाश्त करते रहे, लेकिन बाद में उनको कुछ कारकुन, कुछ लोग, सामाजिक लोग मिले और उन्होंने कहा कि हमारे जो मस्टर रोल बनते हैं, हमारी जो अटेंडेंस रजिस्टर है, उसकी कॉपीज हमें प्रोवाइड कराई हैं। दिस इज बिफोर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। लेकिन वो मैनेजमेंट तैयार नहीं थी। फिर उन्होंने वहां के जो लोकल डिप्टी कमिश्नर थे उनसे कहा, काफी जद्दोजहद उनको करनी पड़ी, और उसमें अरुणा राय जी और निखिल डे जी, इनका काफी सहयोग रहा और एक मूवमेंट तैयार हुई। काफी लंबा संघर्ष उनको करना पड़ा, मजदूर किसान शक्ति संगठन को, और आखिरकार जो रियासती सरकार थी उनको झुकना पड़ा, और उन्होंने मस्टर रोल जो है वहां पर उनके सामने पब्लिक किए। और जब पब्लिक किए तो ये पता चला कि वहां पर कई सालों से जो है गड़बड़ियां की जाती थी, अटेंडेंस रजिस्टर में टेम्परिंग की गई थी,
और जो लोगों को पैसे लिखाए जाते थे और दिए जाते थे उसमें काफी एनोमलीज थी, काफी खराबी थी। और लोगों ने जब देखा और उसके बाद सरकार को उस मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई भी करनी पड़ी, उन ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। और जब लोगों को ये पता चला कि सिर्फ एक रोशनी, जैसे मैंने आपसे कहा कि इंफॉर्मेशन जो है वो रोशनी है, वो शफाफत ले आती है, तो सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करने से गवर्नेंस की तरफ, एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ अगर मूव किया जा सकता है, तो मजदूर किसान शक्ति संगठन ने फिर राजस्थान में भी राइट इंफॉर्मेशन एक्ट की नींव वहां पर पड़ गई। उसके अलावा एक चीज मैंने आपसे पहले भी कही कि सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजमेंट्स में टिप्पणी कर रहा था कि हमारे देश में एक फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है, लेकिन जब तक किसी को किसी विषय के बारे में जानकारी नहीं होगी, किसी सब्जेक्ट के किसी मौजू के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो वो व्यक्ति अपनी बात कैसे रखेगा? वो बात रख ही नहीं सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट्स में नोट डाउन किया, ये नहीं कहा एक्सप्लिसिटली कि एक्ट होना चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ये बात करता रहा कि अनलेस पीपल आर इन्फॉर्म्ड दे आर नॉट इन पोजीशन टू स्पीक अबाउट और एक्सप्रेस देयर व्यूज अबाउट एनी लॉ। यानी कि अगर मान लीजिए सरकार कोई भी कानून बनाती है, जब तक हमारे पास उस कानून का ड्राफ्ट नहीं होगा तो हम उस कानून के ऊपर टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? ड्राफ्ट कैसे होगा? हमारे साथ वो ड्राफ्ट की कॉपी शेयर की जाएगी, एंड दैट शेयरिंग इज शेयरिंग इंफॉर्मेशन। तो जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी तो हम अपने व्यूज रख सकते हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए और फिर मजदूर किसान शक्ति संगठन, और जब ये देखा राजस्थान में कि बड़ा अच्छा सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करने से गवर्नेंस की तरफ आ सकती है, ट्रांसपेरेंसी आ सकती है, और सरकार के जो पैसे बर्बाद हो रहे हैं वो बच सकते हैं और लोगों को सहूलियत हो सकती है, तो राजस्थान ने एक्ट एनेक्ट किया। और उसके बाद अलग अलग स्टेट्स ने रेप्लिकेट किया इस एक्ट को, और आज हमारा जो 2005 का कानून है, जिसको हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 कहते हैं, ये पूरे देश में लागू हुआ। शुरू में ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 में जब हमारा ये जम्मू एंड कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, इसमें अमेंडमेंट हो गई उस एक्ट में भी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में, क्योंकि आप जानते होंगे कि हमारी रियासत का अपना कानून था जिसको JNK राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2009 कहा जाता था। काफी हद तक वो मजबूत भी था, और हमारा यहाँ पर एक अलग इंफॉर्मेशन कमीशन था पूरा जम्मू में वजारत रोड में, और श्रीनगर में वो ओल्ड असेंबली कॉम्प्लेक्स में था, और 3 इंफॉर्मेशन कमिश्नर हमारे होते थे, और हमारा कानून काफी मजबूत था। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, जो जम्मू कश्मीर का अपना कानून था। एनी हाउ, पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाएंगे। अभी जो कानून हमारा है देश का भी, अभी हमें जरूरत है कि मिलकर उस कानून को हम और मजबूत करें, और सरकार से ये कहें कि कम से कम एक कमीशन का बेंच जो जम्मू कश्मीर के लिए एक्सक्लूसिव किया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो अपनी एप्लीकेशन जब अपील स्टेज में जाती है तो वो ऑनलाइन सबमिट करके फिर वेट करें कई महीने, 6 महीने, 8 महीने लग जाती हैं, 5 महीने लग जाते हैं जब कमीशन के पास अपील या कंप्लेंट जाती है डिस्पोज ऑफ करने में। और जब किसी इंफॉर्मेशन की आपको तलब है या जरूरत है, और अगर आपको वो 6 महीने या 8 महीने के बाद मिलेगी, तो फिर उसमें हमें बड़ा नुकसान हो जाता है। तो हमें मिलकर ये इस फोरम से मैं दरखास्त करूंगा तारिक साहब से भी कि हमें कोशिश करनी है और कहना है ये बात सरकार से कि जम्मू कश्मीर में हमें इंफॉर्मेशन कमीशन के लिए एक बेंच यहाँ पर चाहिए। जैसे अभी हमारा ये CAT कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का यहाँ पर एक सर्किट बेंच बना हुआ है, रूटीनली यहाँ पर अलग अलग जजेस आते हैं, तो उसी की अगर तर्ज पर अगर इंफॉर्मेशन कमीशन का भी यहाँ पर एक सर्किट बेंच अगर बन जाए, अगर फुल बेंच अगर परमानेंट बेंच बन जाए तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं तो कम से कम एक सर्किट बेंच हमारे यहाँ पर बन जाए, जिससे लोगों को तकलीफ ना हो, लोगों को आसानी हो, और लोग अपनी इंफॉर्मेशन ले सकें और अपील में जाएं, और ऑफिसर्स को भी ये जिम्मेवारी रहे। उसके अलावा एक और चीज, अब पूरे हिंदुस्तान में अगर केंद्र सरकार से, मरकजी सरकार से हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो बड़ी इजीली हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक पोर्टल है जिसका मैं जिक्र भी आपसे कर देता हूं, जिसका नाम है rti.online.gov.in। तो वहां पर अगर आप एप्लीकेशन अपनी ऑनलाइन सबमिट करना चाहते हैं, अगर आप मान लीजिए प्रधानमंत्री कार्यालय से, वजीर आजम के दफ्तर से कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं, अपने मोबाइल से आप मतलब ऑन द सेम टाइम सिर्फ अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से 10 रुपए आपकी फीस लगेगी और रियल टाइम पे आपकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो हमारे
डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर इंफॉर्मेशन अभी हम ऑनलाइन मोड में नहीं ले सकते। तो हमें ये भी कोशिश करनी है कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को भी कहना है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कहना है, मिनिस्ट्री ऑफ डीओपीटी को, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, कि भाई जम्मू कश्मीर के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आप उनको भी सेंट्रल आरटीआई पे ले आइए, ताकि जो दूर दराज के इलाकों में लोग रह रहे हैं उनको प्रिंट निकालने की जरूरत ना पड़े, फिर उनको फीस ऑनलाइन देने की सहूलियत मिल सके और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से वो अपनी फीस पे कर सकें। अदरवाइज उनको पहले इंडियन पोस्टल ऑर्डर लेना पड़ेगा या डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, अलग से उनका खर्चा होगा, फिर उसको पोस्ट करना पड़ेगा, फिर वहां से जवाब आएगा। तो अगर ऑनलाइन माध्यम से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो सहूलियत होगी, शहरियों को भी और सरकार को भी सहूलियत होगी कि वो इंफॉर्मेशन दे पाए। अब बात ये आती है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग सरकारी मुलाजिम हो, वो समझेंगे कि ये तो बड़ा मुश्किल का कानून है, ये तो सरकारी मुलाजिमों को तंग करने के लिए है, और ये लोग कहते भी हैं कि भाई आरटीआई से कुछ लोग जो है ब्लैकमेल करते हैं। आप में से कई लोगों ने ये सुना होगा, और मैं चाहूंगा कि जब सवाल करें आप में से लोग तो ये सवाल भी जरूर उसका भी जिक्र जरूर करें, तो उसका भी मैं जवाब, अगर जब सवाल आपका कोई आएगा मैं उसके बारे में आपको जवाब दूं। एंड देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट स्टोरीज कि किस तरीके से आरटीआई ने लोगों की मदद की है। मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी का। इन 2014 तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स मिले, उन्होंने ये कहा कि भाई हमें डिग्रीज चाहिए अपनी जम्मू यूनिवर्सिटी से, और 5-5, 7-7 साल से पोस्ट ग्रेजुएट थे वो, और हमें हमारी डिग्री जो है यूनिवर्सिटी से मिल नहीं पा रही है। तो यूनिवर्सिटी में निजाम ये था कि डिग्री जो यूनिवर्सिटी देती थी वो देते थे कॉन्वोकेशन के टाइम पर, उससे पहले स्टूडेंट्स को डिग्री मिलना बड़ी मुश्किल होती थी, सिफारिश की जरूरत पड़ती थी। तो आई सिंपली सबमिटेड एन एप्लीकेशन, ये पूछा कि अंडर ग्रेजुएट्स कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको 5-7 साल से डिग्री नहीं मिली और कितने पोस्ट ग्रेजुएट है जिनको डिग्रीज नहीं मिली। आई वॉज सरप्राइज्ड कि जब जवाब आया, और आई एम थैंकफुल आल्सो टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ द जम्मू यूनिवर्सिटी, जिन्होंने शफाफत पे यकीन रखा और उन्होंने बड़े साफ गोई से बताया कि लगभग 32,000 डिग्रियां जो है पिछले 5-7 सालों से पेंडिंग पड़ी थी, जो स्टूडेंट्स को नहीं मिल रही थी, और ये बताया गया कि ये डिग्रीज जो है स्टूडेंट्स को कन्वोकेशन के टाइम पे दी जाती हैं। यानी कि अगर मैंने पढ़ाई करके डिग्री ली और मुझे कन्वोकेशन यूनिवर्सिटीज में लेट होती है, 2 साल 4 साल के बाद होती है, और अगर एक कन्वोकेशन किसी ने मिस कर दी तो नेक्स्ट कन्वोकेशन में उसको डिग्री मिलती थी। तो उसके बाद जब ये हाईलाइट हुआ इशू मीडिया में या किसी भी तरह से, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी ने बाकायदा स्टूडेंट्स को ईज आउट किया कि आप अपनी डिग्री जो है कन्वोकेशन से पहले भी ले सकते हैं। तो बड़ी सहूलत हो गई। सिर्फ एक 10 रुपए की आरटी एप्लीकेशन सबमिट की गई थी और उससे इतना अच्छा रिजल्ट आया। देयर वाज अनदर इंसिडेंट। एक अब हम सारे जानते हैं कि हमारी रियासत में जब थी, अभी तो केंद्र शासित प्रदेश है, एक स्टेट सब्जेक्ट परमानेंट पीआरसी तो बड़ा अहम दस्तावेज था। तो एक हमारे यहाँ पर सब डिवीजन है आरएसपुरा, तो आई फाइल्ड एन एप्लीकेशन विद एसडीएम आरएसपुरा और उनसे ये पूछा कि आपने पिछले 1 साल से, क्योंकि वहां से मुझे पता चला था कि स्टेट सब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा लोगों को, और वहां 9-10 महीने से कोई स्टेट सब्जेक्ट इशू नहीं हुआ था। रीजन शायद क्या होगा वो मैं कह नहीं सकता। व्हेन आई फाइल्ड दिस एप्लीकेशन विद देम, तो 30 दिनों के अंदर अंदर जब इंफॉर्मेशन नहीं आई थी तो लगभग 800-900 के करीब जो है स्टेट सब्जेक्ट इशू हुए विद जस्ट वन आरटीआई। तो दिस इज द पावर ऑफ आरटीआई। देयर आर नंबर ऑफ अदर स्टोरीज व्हिच आई विल शेयर विद यू। जब क्वेश्चन हमारे शुरू होंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो तारिक साहब, आपने मुझे मौका दिया इतने अच्छे मौजू के ऊपर बात करने के लिए, और इतने लर्नड हमारे लिसनर्स हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, एंड थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और अगर आपके जो भी प्रश्न हो मोस्ट वेलकम। थैंक यू तारिक साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया रमन सर, आपने कीमती बातें बताई। इस एक्ट के तहत हम किस तरह से जानकारी हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ इमरान फरीदी साहब भी जुड़ चुके हैं, हमारे मॉडरेटर, और हमें उम्मीद है कि जो बातें हम रमन सर की रह गई हैं तो वो हमारे सामने इस तशनगी को दूर करेंगे और सवाल करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा फॉर्मेट ये रहता है कि पहले तो हम स्पीकर का तारुफ करवाते हैं और 15 से 20 मिनट का लेक्चर होता है, गुफ्तगू होती है, और उसके बाद हम ऑडियंस से सवाल लेते हैं।
तो मैं प्रोग्राम के अगले मरहले की तरफ बढ़ता हूँ और इमरान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो प्रोग्राम के लिए हमारे ऑडियंस के लिए हैंड रेज का ऑप्शन खोलेंगे और वो कार्रवाई चलाएंगे प्रोग्राम की। इमरान सर जी, हमारे साथ मंजूरुल हक कलाइमी साहब हैं, वो काफ़ी हमारे साथी जो हैं सवाल पूछना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह सब लोगों को बारी बारी मौका दिया जाएगा। जी और मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे तमाम जो हम जहाँ इस रूम में हैं तो एक दूसरे को फॉलो कर लें ताकि प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। यहाँ पे मैं मुख्तार साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपना सवाल रखें। जी बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब। तो वक्त की कमी और लोगों ने भी सवालात करने हैं, मैं सीधा सवाल पूछूंगा अपना कि रमन सर ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया हमें आरटीआई के बारे में, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब किन किन केसेस में हम आरटीआई फाइल कर सकते हैं और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं। मतलब नरेगा, ये तो आम सी बात है कि इसमें हर कोई इन्फॉर्मेशन जो है नरेगा की या किसी काम की या किसी दूसरे मतलब रेवेन्यू में इनमें मतलब ले सकते हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसे भी हैं मतलब जहाँ पे हम नहीं ले सकते हैं, वो कौन कौन से हैं और किस किस बारे में हम ले सकते हैं। और रही बात ये सरकारी मुलाजमीन की, तो मतलब ये लगता है आपको सर के आरटीआई में कुछ ना कुछ ब्लैकमेलिंग चलती है कि मतलब सारे लोग जो आरटीआई फाइल करते हैं वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेके अच्छे काम के लिए ही फाइल करते हैं। जी मुख्तार सर, आपका सवाल बड़ा वाजिब है। 2-3 सवाल आपने पूछे हैं। पहला ये सवाल आपने पूछा कि हम क्या सिर्फ सिंपल इंफॉर्मेशन ही लोगों से मांग सकते हैं। देखिए, हम किसी भी मौजू की इंफॉर्मेशन जो है वो मांग सकते हैं, सभी डिपार्टमेंट से मांग सकते हैं, चाहे वो रियासत के हो या हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, हमें तो आदत रियासत की पड़ गई है, और या चाहे वो केंद्र के हो। तो कोई भी डिपार्टमेंट हो, आप उनसे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। अब क्या इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो देश की खुद मुख्तियारी, सहालियत और दिफा को जिससे नुकसान पहुंचे वैसी इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। फॉर एग्जांपल, हो सकता है हम में से कोई ये जानना चाहता हो कि हमारे देश के इंपॉर्टेंट वेपनरी जो है वो कहाँ इंस्टॉल है, तो वैसी इंफॉर्मेशन तो नहीं शेयर की जा सकती क्योंकि उससे मुल्क की सहालियत को खतरा हो सकता है, दफा को खतरा हो सकता है, तो वैसी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जा सकती। या वैसी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर की जा सकती विच वुड इम्पीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो मान लीजिए पुलिस या सीबीआई या कोई दूसरे इदारे किसी केस को तफ्तीश कर रहे हैं, तो उसके बारे में अगर हम जानकारी जानना चाहते हैं कि मान लीजिए पूछना चाहते हैं कि पुलिस या सीबीआई कब एबीसी किसी एक्यूज्ड को पकड़ने के लिए जाएगी, कितने लोग जाएंगे, किस गाड़ी में जाएंगे, किस वक्त जाएंगे, तो वैसी अगर इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी तो उससे क्या होगा, एक्यूज्ड भाग जाएगा एंड दैट वुड इम्पीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो कई बार पुलिस जो है वो एक सरप्राइज एलिमेंट रखना चाहती है, बताना नहीं चाहती टू द एक्यूज्ड केस को सॉल्व करने के लिए। तो जिस इंफॉर्मेशन को देने से इन्वेस्टिगेशन में, उर्दू में एग्जैक्ट वर्ड है खलल, अगर खलल पड़ता हो तो वैसी इंफॉर्मेशन को मना किया जा सकता है। या वैसी इंफॉर्मेशन को मना किया जा सकता है जिसको स्पेसिफिकली कोर्ट ने मना किया हो देने के लिए, सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं कि कोई मसला कोर्ट में पेंडिंग है। आज देखें, आज तो हर एक मसला जो है, अगर आप छोटे से छोटी अगर कोई आप पोस्ट एडवर्टीज करते हैं, आंगनवाड़ी अगर किसी हेल्पर के लिए भी अगर आप पोस्ट एडवर्टीज करते हैं तो वो कोर्ट में चैलेंज हो जाता है। तो सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं कि कोई मामला कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट ने स्पेसिफिकली मना किया होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, तो वैसी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। और किस किस तरीके की इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, मैं आपको थोड़ा उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने ये पूछा जम्मू कश्मीर पुलिस से कि ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में पुलिस में पिछले 10 सालों में, 2018 में आरटीआई थी, पिछले 10 सालों में यानी कि 2008 से लेकर 2018 तक कितनी महिलाएं, कितनी वुमन जो है वो हमारी यहाँ पर पुलिस में शामिल हुई। तो बड़ा शॉकिंग था। जो टोटल नंबर थे वो तो जो मेल और फीमेल दोनों हुए वो लगभग 15-18 हजार के करीब थे। तो महिलाएं सिर्फ जो है वो 938 के करीब सिर्फ हुई थी पिछले 10 सालों में। तो बड़ा शॉकिंग था। और ये पूछा कि पूरे जम्मू कश्मीर में कितनी परसेंटेज है महिलाओं की पुलिस में। ये रिसर्च के लिए भी हो सकता है काम, जैसे मैंने आपसे कहा ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो सबके लिए हेल्प कर सकता है।
तो रिसर्च जब मुझे ये मालूम हुआ कि हमारी रियासत में जो महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन थी इन पुलिस डिपार्टमेंट, दैट वाज लेस देन 3%, जबकि महाराष्ट्र, दिल्ली जो है या और दूसरी रियासत है वहां पर 5 से 6%, 8% है, हालांकि बड़ी कम है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में तो बिल्कुल कम थी। तो मेरा मकसद ऐसी इंफॉर्मेशन को लेने से ये रहता है कि आप रिसर्च के काम में ला सकते हैं और एक चेतना, एक अवेयरनेस होती है समाज के अंदर कि हम सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट की बात ना करें, हक जो है, जो सही बात है वो लोगों के सामने लेकर आए अलग अलग इश्यूज के लिए। तो इन इश्यूज के ऊपर भी आप एप्लीकेशन जो है सबमिट कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, सिर्फ मनरेगा के कामों के लिए नहीं, इन इश्यूज के ऊपर भी आप फाइल कर सकते हैं सर। आई थिंक आपको जवाब उसमें मिल गया होगा सर। जी थैंक्स अलॉट, थैंक्स सर। जी सर वो ब्लैकमेलिंग के रिलेटेड पार्ट है क्वेश्चन का। जी जी तारिक साहब बिल्कुल, हाँ ब्लैकमेलिंग। देखें एक बड़ी दिलचस्प बात रहती है, यहाँ पर सारे लर्न लोग हैं इस ग्रुप में, जो लिसनर्स हैं हमारे दोस्त। हमने देखा जब हमारी आई थिंक अभी हमारी कौन सी लोकसभा चल रही है, 17th लोकसभा शायद हमारी चल रही है ना अभी तारिक जी? जी जी बिल्कुल। तो जब हमारी 14th लोकसभा चल रही थी तो आपको याद होगा एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, एक प्राइवेट टीवी चैनल, शायद इंडिया टीवी अगर मैं सही बोल पा रहा हूं, तो उसमें 10 पार्लियामेंटेरियन, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी, उनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और ये जाहिर हुआ था कि वो सवाल पूछने में पार्लियामेंट में 10,000 से 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपया मांग रहे थे एक सवाल पूछने के लिए, एक सवाल रेज करने के लिए। आपको शायद याद होगा। तो क्या हमने कभी ये कहा आम लोगों ने कि भाई हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो है ये तो सवाल पूछने के लिए भी पैसे मांगते हैं, तो हम अपनी लोकसभा के इलेक्शन बंद कर दें या पार्लियामेंट्री सिस्टम बंद कर दें? नहीं कहा हमने। क्यों? क्योंकि कोई भी निजाम हो, मैं आपको एग्जांपल दूसरी देता हूं। आप एक सर्जिकल ब्लेड एक डॉक्टर को दें, एक सर्जन को दें, व्हाट ही विल डू और व्हाट शी विल डू विल सेव अ लाइफ, and you provide the same, you give the same knife blade to a rogue person, what he or she will do? Obviously either will cut a pocket or cut a throat, यानी कि जेब काटेगा या गला काटेगा ना। तो इसमें क्या ब्लेड का कसूर है? कसूर उन हाथों का है ना। तो उसी तरीके से जो हमारी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उसका उपयोग भी हो सकता है, उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। लेकिन दुरुपयोग, जब लोग कहते हैं ना कि इसका दुरुपयोग ज्यादा होता है, तो दैट इज रिवर्स करप्शन। मैं किसी तहसीलदार के ऑफिस में एप्लीकेशन सबमिट करता हूं, तो तहसीलदार साहब मुझे फोन क्यों करेंगे? वो फोन तभी करेंगे, उसी सिचुएशन में करेंगे जब उन्होंने कोई गलत काम किया हो। मैं किसी बीडीओ ऑफिस में एप्लीकेशन सबमिट करता हूं, तो बीडीओ साहब मुझे प्लीज क्यों करेंगे? जब तक कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया हो। रिवर्स करप्शन। तो मैं ये नहीं कह सकता कि सारे लोग जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं वो अच्छे कामों के लिए मांग रहे हैं। देयर आर रोग एलिमेंट्स इन द सोसाइटी एंड दे विल रिमेन देयर। लेकिन इतना मैं आपको जरूर कह सकता हूं कि मैंने 2016 की 17 में एक आरटी एप्लीकेशन सबमिट की थी हमारे इंफॉर्मेशन कमीशन जम्मू कश्मीर में, और ये पूछा था कि आज तक कितने सरकारी अफसर्स ने आपको ये कहा है कि हमें आरटीए से ब्लैकमेल किया गया। इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा जी एक भी व्यक्ति ने हमें नहीं कहा, किसी अफसर ने कहा कि आरटीए से ब्लैकमेल कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं कर रहे होंगे, और इसको आरटीए से डील करने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर कोई आपसे करप्शन मांगता है तो करप्शन जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मनाही है। आपको कोई एक्सटॉर्शन कर रहा है तो एक्सटॉर्शन ऑलरेडी क्राइम ऑफेंस है आईपीसी के तहत, तो उसकी शिकायत करनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि किसी के पास कोई कानून मांग रहा है, कोई अपना आरटीए का नाम लेकर ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप उसको मत छोड़िए। अगर आप साफगोई से काम करते हैं, अगर कोई ऑफिसर अच्छे से काम कर रहा है, उसको कोई जरूरत नहीं है किसी को करप्शन देने की। और एक्ट में आरटीए एक्टिविस्ट भी कोई वर्ड नहीं है। एक्टिविस्ट तो आमतौर पर जो व्यक्ति खुद किसी कानून का इस्तेमाल करता है या दूसरों को भी उसके बारे में अवेयर करता है, तो एक्टिविस्ट लोग खुद ही उसको बना देते हैं, कह देते हैं एक नॉमेनक्लेचर। एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है। एक्ट में अगर आप कोई एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ या कोई और सो कॉल्ड एक्टिविस्ट कर रहे हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। एक्ट कोई तमीज इसमें नहीं करता कि ये कोई एक्टिविस्ट है या ये कोई आम शहरी है। ओनली क्वालिफिकेशन टू सीक इन्फॉर्मेशन इज दैट अ पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। दफा 3 राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और कोई क्वालिफिकेशन इसमें नहीं चाहिए। तो ब्लैकमेलिंग जो है वो हर कानून में रहती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कानून हमारे देश में बनाया 498A, प्रोटेक्शन फॉर वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस बनाया।
लेकिन मैं ये बड़ा एहतराम सभी औरतों का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि ये एक्ट मिसयूज हो रहा है। और अब देखें, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक्ट मिसयूज हो रहा है, और पहले सिर्फ 498A की कोई कंप्लेन जाती थी, पुलिस किसी भी शख्स को उठाकर उसके परिवार के, चाहे उसके बूढ़े माँ बाप हो 80 साल के 85 साल के, उनको उठाकर जेल में डाल देती थी। एक्ट खुद भी अपनी वक्त के साथ जो है ना तब्दीली लाता है, अपने अंदर रिफॉर्म्स लाता है, एक्ट खुद लाता है। तो अगर उसके अंदर इस एक्ट में ब्लैकमेलिंग हो रही है तो लोग ही इसके अंदर चेक लगाएंगे, हमारी जुडिशरी है, हमारे इंफॉर्मेशन कमीशन सिस्टम है, वो भी इसके अंदर तब्दीली लाएंगे। और लोगों को हाईलाइट जरूर करना चाहिए कहीं भी कोई अगर आरटीआई के नाम पर ब्लैकमेलिंग कर रहा है तो। जी तारिक सर। जी, बहुत तफसीली जवाब दिया, और मैं गुजारिश करता हूँ जो भी हमारे स्पीकर पैनल में हमारे सामने सवाल लेकर आए हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो 1 मिनट के अंदर अपना मुख्तसर सवाल करें, और ताकि तमाम लोग जो है अपनी बात रख सकें। नजाकत भट्टी साहब से गुजारिश है कि वो अपना सवाल रखें। बहुत शुक्रिया तारक भाई। मेरा रमन भाई से एक क्वेश्चन था कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट है जिस थ्रू आरटीआई अगर हम कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं उनसे, और उसके बाद वो डिपार्टमेंट जो है अक्यूज ठहरता है, जब वो अक्यूज रहता है उसके बाद जो है उसके ऊपर एक्शन कैसे होगा? मतलब कोई एक्शन कमेटी होगी जो उस पर एक्शन करेगी, या उसके बाद खुद जो आरटीआई फाइल करने वाला है उसको ही उस नेक्स्ट कोई प्रोसीजर करना पड़ेगा? और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन होगी वो पर्सनली जो आरटीआई एक्टिविस्ट है उसको तो मिलेगी, बाकी पब्लिक में को कैसे अवेयर किया जाएगा कि ये डिपार्टमेंट जो है इतनी गड़बड़ी कर चुका है इससे पहले? उसके बारे में आप बताएं। जी सर, बड़ा वाजिब सवाल आपका। इसके ऊपर एक तफसीली 2014 में एक राइटअप मैंने लिखा छोटा सा, जिसका नाम था आफ्टर आरटीआई। तो उसमें ये था कि आरटीआई से हमें जवाब तो मिल गया, उसके बाद क्या करेंगे, ये सवाल है आपका सर। तो उसमें हमें क्या करना है, देखिए आरटीआई इज जस्ट मीडियम टू गेट इंफॉर्मेशन। आरटीआई क्या करेगा, हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा, सिर्फ रोशनी देगा। अब उस रोशनी से आप क्या करेंगे, आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई कि एबीसी कोई डिपार्टमेंट है, वहां पर मान लीजिए बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, कोई डिजर्विंग कैंडिडेट था लेकिन नॉन डिजर्विंग को लगा दिया, ब्लू आइट को लगा दिए, इस तरीके की, या किसी की प्रमोशन नहीं बनती थी उसको प्रमोट कर दिया, किसी की एडमिशन नहीं बनती उसको एडमिशन दिला दी। तो अब उसके बाद क्या करें, जब हमारे पास जानकारी आ गई, आरटीआई विल इज नॉट अ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। आरटीआई से हमें सिर्फ जानकारी मिलेगी, उसके बाद हम उस इंफॉर्मेशन को लेकर मीडिया में जा सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को लेकर हम कंसर्न्ड डिपार्टमेंट के जो सीनियर्स हैं उनको लिख सकते हैं, उस डिपार्टमेंट को लेकर हम एडवाइजर्स टू आज हमारा जो निजाम है एलजी, उनको भेज सकते हैं, एलजी ऑफिस में खुद भेज सकते हैं। अगर वहां कहीं भी एग्जीक्यूटिव अगर फेल होता है तो फिर उस इंफॉर्मेशन को लेकर, क्योंकि आरटीआई में जो इंफॉर्मेशन मिलती है सर्टिफाइड कॉपी हमें मिलती है, तो उस इंफॉर्मेशन को लेकर अगर हम मुतमईन नहीं है कि हमें लगता है कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी काम नहीं किया, या रूरल डेवलपमेंट ने काम नहीं किया, पीडब्ल्यूडी ने काम नहीं, विच जो भी डिपार्टमेंट है, तो फिर उस इंफॉर्मेशन को लेकर आप जुडिशरी में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। अगर पर्सनल इशू है आप रिट फाइल कर सकते हैं, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में इशू है तो आप PIL भी फाइल कर सकते हैं। तो उस इंफॉर्मेशन को लेकर हमें काम करना है, आप अवेयरनेस ला सकते हैं। जैसे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, क्या हुआ पिछले दिनों, एक राइट टू इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन भी आपके लिए, एक इंफॉर्मेशन हमने फाइल की। आप में से कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हमने अपनी कोविड की पहली डोज लगवा ली ना, तो दूसरी डोज लेने के लिए हमें काफी दिक्कत आ रही थी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मेरे लिए भी दिक्कत आ रही थी, मेरे घर के लोगों के लिए, या और भी कई दोस्त थे तो उनको भी दिक्कत आ रही थी। तो मैंने सिंपली एक एप्लीकेशन फाइल किया MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो उनसे ये पूछा कि कितने लोग हैं भारतीय जिन्होंने अपनी फर्स्ट डोज तो लगा ली है लेकिन सेकंड डोज मिस कर गए हैं, और जो स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि कोवैक्सीन जो 28 दिनों से लेकर 42 दिनों में लेनी है, और जो कोविशील्ड है वो 84 से 112 दिनों के अंदर अंदर लेनी है। तो ये पूछा कितने लोग हैं जिन्होंने मिस कर दिया, तो डाटा वाज शॉकिंग। द इंफॉर्मेशन सेड 3.86 करोड़ पीपल मिस्ड देयर सेकंड डोज, यानी कि मिस्ड मींस स्टिपुलेटेड टाइम में नहीं लिया, यानी कि कोवैक्सीन अगर 28 से 42 दिनों में लेनी थी तो वो उन्होंने नहीं ली 42 दिनों के अंदर अंदर। अगर कोविशील्ड उन्होंने 84 से 112 दिनों के अंदर लेनी थी, वो नहीं ली, तो मिस कर दिया। तो आई शेयर दैट इंफॉर्मेशन विद द मीडिया, और वाइडली बड़े अच्छे से हुआ। और अभी मैं पिछले दिनों देख रहा हूँ हमारी रियासत में, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अभी सेकंड डोज के लिए स्पेशल जो है
ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं सेंटर्स, तो अभी सेकेंड डोज बाय एंड लार्ज इजिली मिल पा रही है। अभी 90 लाख के करीब जो है हमारे जम्मू कश्मीर में फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच बीच में हो गया, 15-18 लाख जो है शायद सेकंड डोज भी हो गई है। तो यानी कि इंफॉर्मेशन जब हमें मिलती है उसको शेयर करें, कोशिश करें कि उसको वाइडली शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनसे कहें कंसर्न लोगों के से कि आप इसको और ज्यादा आगे लेके जाइए, और अगर हम मुतमिन नहीं है तो हमारे पास हमेशा कोर्ट का रास्ता खुला है। थैंक यू सो मच। इमरान सर आप कंटिन्यू। ओके, मेरा क्वेश्चन है रिलेटेड टू आरटीए, थोड़ा सा टेक्निकल शायद हो क्वेश्चन। सर ये जो आरटीए में जो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन जो होती है, सो जिसमें ये भी कहा जाता है कि विच इज प्रोहिबिटेड टू शेयर विद द जनरल मासेस। फॉर एग्जांपल, if I am serving in the capacity of the government as a treasury officer and somebody is filing an RTA in my office, कि मुझे ये बताइए कि किसी की पेंशन जो है वो कितनी रिलीज हुई और किसके अकाउंट में ये पड़ी, तो ये डिसाइड करना बीइंग एन ऑफिसर की इससे जो आरटीए एक्ट में जो एक टर्म यूज होती है कि वाइड पब्लिक इंटरेस्ट, बिकॉज इट इज ए वेरी एब्स्ट्रैक्ट टर्म और बड़ी शेकी सी एक टर्म है, तो डोंट यू थिंक कि ये एक लूप होल है इसमें, क्योंकि वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट को डिफाइन करना एक ऑफिसर के लिए वाइल शेयरिंग द इंफॉर्मेशन इज ए वेरी हेक्टिक प्रोसेस। तो इस चीज का फायदा उठा कि उस इंफॉर्मेशन को कंसील किया जाता है, कभी थर्ड पार्टी के नाम से या कभी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के नाम से या कभी वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट को जस्टिफाई करना। इट्स वेरी हरक्यूलियन जॉब फॉर एन ऑफिसर एज वेल एज फॉर द इन्फॉर्मर सीकर टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑन दिस प्रीटेक्स्ट, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। So, इसके बारे में आई वुड लाइक टू नो योर पर्सनल ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग दिस। जी सर, इमरान सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आरटीए में कुछ ग्रे एरियाज हैं जिनकी जरूरत है, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा ना, एक्ट जो अभी 2005 में आया हमारा और आज 2021 में 16 साल का सिर्फ अरसा हुआ है, यानी कि अदरवाइज एक इंडिविजुअल के लिए 16 साल का अरसा बहुत बड़ा रहता है, लेकिन किसी कानून के लिए 16 साल बहुत बड़े नहीं होते। आप देखें हमारी जैसे आईपीसी है, तो आईपीसी में आप जानते हैं कि हमारे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अलग अलग जजमेंट्स देते रहती हैं, काफी बदलाव करते रहते हैं। आप देखें जैसे एक हमारा 377 था, ठीक है, कॉन्सेंशुअल सेक्स विद सेम सेक्स, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इलीगल, इसको हम डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं, ठीक है सर। तो लॉ जो होता है वो अपना कोर्स खुद सेट करता है आने वाले वक्त में। तो जो आपने कहा ना थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, सर ये बिल्कुल सही आपने कहा। इसमें थोड़ा ऐसा है, लेकिन इसमें एक दो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, मैं अगर आप चाहे मैं आपको बता सकता हूँ। CS श्याम वर्सेस कैनरा बैंक, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि काफी हद तक बताया है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि सारा कुछ क्लियर कर दिया, उन्होंने बताया है कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन है और कौन सी इंफॉर्मेशन जो है जो दे सकते हैं। अदरवाइज अगर प्लेन रीडिंग अगर एक्ट ही हम देखते हैं तो एक्ट ये कहता है कि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन है जो इंफॉर्मेशन अगर मतलब किसी इंडिविजुअल ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको प्रोवाइड कराई है इन कॉन्फिडेंशियलिटी, तो इन कॉन्फिडेंशियलिटी अगर वो इंफॉर्मेशन हमारे पास है या वो इंफॉर्मेशन हमारे पास एज ए फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हुआ जैसे सर हमारा रिलेशन रहता है हमारे बैंक के साथ, या हमारा रिलेशन रहता है हमारे एडवोकेट के साथ, या हमारा रिलेशन रहता है हमारे डॉक्टर के साथ, यानी कि या हमारा रिलेशन रहता है हमारे एजेंट के साथ, यानी कि वो हम किसी को वो अथॉरिटी देते हैं कि दैट पर्सन विल एक्ट फॉर आवर, मैं क्या कहूँ इसमें, हमारे बेनिफिट के लिए कोई काम करे, हमारे हित के लिए काम करे, तो वो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हुआ। और थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन ये रहेगा कि अगर वो कोई इंफॉर्मेशन हमने किसी को इन कॉन्फिडेंशियलिटी दी है तो वो थर्ड पार्टी है, ये प्लेन रीडिंग है एक्ट की। लेकिन उसमें अलग अलग जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आ रही हैं या आई भी हैं कुछ, लेकिन ग्रे एरिया उसमें सर पेंडिंग जरूर है। ऑफिसर के लिए मुश्किल है, लेकिन ऑफिसर को ये चाहिए सर उसमें जो प्रोसेस है वो फॉलो करें। जब भी उनके पास एप्लीकेशन आती है वो थर्ड पार्टी जो है इन्वॉल्व है उनको जरूर अपनी एक लेटर लिखें और उनसे कहें, अगर पीआईओ को लगता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो वो उनको लिखें और ये कहें कि आप 10 दिन के अंदर मुझे बताइए कि क्या आप इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। क्योंकि थर्ड पार्टी अगर इन्फॉर्मेशन है, अगर पीआईओ को लगता है तो कंसेंट लेना जो है थर्ड पार्टी से जरूरी है।
और थर्ड पार्टी का भी राइट है कि वो पीआईओ के आदेश के खिलाफ जो है अपील में भी जा सकते हैं सर। तो लेकिन ग्रे एरिया जो आपने ये कहा है वो जरूर है, मैं आपके साथ सहमत हूँ इसमें। जी बहुत शुक्रिया रमन सर। हमारे साथ मंजूरुल हक कलाइलवी साहब हैं, वो अपना सवाल रखें। मंजूर साहब माइक जो है अपना अनम्यूट कीजिए। तब तक मैं बताना चाहता हूं कि हमारे साथ स्वीडन से आरिफ महमूद किसाना साहब जुड़े हुए हैं, दिल्ली से शहर साहिबा हैं और भी रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। मंजूर साहब शायद सुन नहीं पा रहे हैं। मैं नसीम गुलाबगढ़ी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपना सवाल रखें। शुक्रिया मोहतरम। सवाल तो मेरा ताल्लुक शायद आप जानते हैं कि बड़े फार फ्लॉन्ग एरिया से है। डिजिटल इंडिया की बात की जाती है तो मैं एंसेंट इंडिया में रह रहा हूँ। तो मेरा सवाल मुख्तरन मैं ये पूछूंगा कि आरटीआई जो है इसकी ड्यूरेशन जो है वो कितने पीरियड की इंसान हासिल कर सकता है? नसीम सर बड़ा बेहतरीन सवाल आपने पूछा है कि कितनी पुरानी इंफॉर्मेशन, आप यही पूछना चाहते हैं कि कितनी पुरानी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं? जी 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 राइट। सर देखिए, अगर मौका मिला तो मैं थोड़ा उसकी तरफ आपको भी ले जाऊंगा, बाकी साथियों को भी, अगर कितना पीरियड कितना होना चाहिए कि उसकी हम इंफॉर्मेशन लें। यस आई गॉट योर, मैं समझ गया सर आपका सवाल। हाँ सर देखिए, एक्ट में जो अरसा है ना, जो समय है वो निर्धारित नहीं किया गया। हाँ कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है नहीं देनी। हाँ, जब एक्ट में सेक्शन 8 है वो ये कहती है कि कोई इंफॉर्मेशन, जिस इंफॉर्मेशन को देने से कुछ नुकसान हो सकता है मुल्क को, या जैसे क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कहीं पर कोई दंगे हो गए और गवर्नमेंट ने कोई कमीशन सेटअप किया और उस कमीशन की रिपोर्ट तैयार होती है, और हो सकता है उस कमीशन की रिपोर्ट तैयार होने से या पब्लिक होने से हालात और बदतर हो जाए, हालात और खराब हो जाए, राइट? तो गवर्नमेंट कहेगी कि हम इस इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर 20 साल का अरसा बीत गया है, अगर 20 साल का अरसा बीत गया है तो वो रिपोर्ट भी पब्लिश करनी पड़ेगी, राइट? और लेकिन उसके अलावा ये एग्जम्पशन क्लाज में है, उसके अलावा एक्ट में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है, ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं है, ऐसा कोई मना नहीं किया गया कि हम किस ड्यूरेशन की इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं और किस ड्यूरेशन की इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। एक्ट इज ओपन। आई वाज एबल टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिल्ली पुलिस and I got a copy of FIR related to assassination of महात्मा गांधी, और मुझे महात्मा गांधी की जो assassination की कॉपी जो है उनकी FIR की, I was able to get, जो 31 जनवरी 1948 को दाखिल हुई थी। तो समय कोई नहीं है सर, आप कितनी भी पुरानी इंफॉर्मेशन जो है वो मांग सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये था ना कि मैंने पहले भी अर्ज की कि मेरा बड़ा फार फ्लॉन्ग एरिया से ताल्लुक है। यहाँ की गरीब पब्लिक ये 1997 में के बाद दीगरे 2 एक्सीडेंट हुए यहाँ के, और गवर्नमेंट, जैन के गवर्नमेंट ने वहाँ प्रेस रिलीज भी दिया था, मेरे पास उसकी कॉपी भी पड़ी है, लेकिन वो उस गरीब उन लोगों तक वो नहीं पहुंचा। क्या वजह थी, क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि यहाँ के लोग जो थे वो नहीं जानते थे, इसलिए मेरे ख्याल में वो भी दबाया गया। तो उसमें काफी सारे मिनिस्टर जो थे उनका पैनल भी है, मेरे पास उसकी कॉपी पड़ी है, क्या मैं इसके लिए अप्रोच कर सकता हूँ? हाँ सर, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, हम रिन्यूड इंफॉर्मेशन जो है वो नई इंफॉर्मेशन भी मांग सकते हैं उनसे, वो मना नहीं कर सकते। हाँ कुछ केसेस में मना होता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक शायद ट्रेजरी से भी सर बैठे हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से जिनका संबंध होगा वो बता सकते हैं। जैसे क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट में ना एक टाइम पीरियड रहता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें वीड आउट करने पड़ते हैं। वीड आउट का मालूम मतलब ये हुआ कि जैसे कुछ पेपर्स हम, यानी कि हमारे रिकॉर्ड्स रूम भी, उनकी भी सीमा है ना, उनकी लिमिट है। तो क्या होता है, जैसे कोई बिल्स या वाउचर्स हैं, बिल्स या वाउचर्स हैं, वो हम 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, अरसे के लिए रखते हैं, लेकिन कुछ दस्तावेज जो है हम काफी समय के लिए रखते हैं। तो अगर वैसे डॉक्यूमेंट हैं कि जो हमें लंबे समय के लिए रखने हैं, वो टाइम लिमिट हो सकती है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग होगी और अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग अलग समय सीमा होगी। जैसे मान लीजिए हमारे स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है,
तो वो तो हमेशा हमेशा के लिए रिकॉर्ड में रहेंगे। या हमारे जमीन के कागजात हैं, वो तो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। हमारी सर्विस बुक अगर है, वो तो रहती है जब तक हमारी सर्विस है। ठीक है सर। हमारे बोर्ड में एग्जाम होते हैं या हमारे हाँ, हमारी मान लीजिए मार्कशीट्स, तो मार्कशीट का रिकॉर्ड रहेगा। तो जो हमारी आंसर शीट्स हैं वो तो कुछ समय के लिए रहेंगी, 1 साल, 2 साल, 4 साल शायद उसके लिए रहेंगी। लेकिन हमारे जो हमने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, वो रिकॉर्ड हमेशा रहता है। यूनिवर्सिटी हो गई या हमारा बोर्ड्स होंगे, वहां पर रहता है। तो हर दस्तावेज जो है उसका समय रहता है। लेकिन जो आप डॉक्यूमेंट कह रहे हैं वो चेक करना पड़ेगा कि क्या उस डिपार्टमेंट, अगर वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, तो क्या वो दस्तावेज उनके पास अवेलेबल है या नहीं है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो उस केस में सर आप उसको रिन्यूड एक ग्रीवेंस सेल में एक एप्लीकेशन सबमिट किए, उस इशू को दोबारा से शुरू करिए। और अगर मुतमिन नहीं है वहां पर, तो हम कोर्ट में हमेशा जा सकते हैं सर, किसी भी इशू को लेकर। जी जी, बहुत शुक्रिया रमन सर। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है, और किसी भी कानून की इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहले जानकारी होनी और उस कानून को किस तरह से इस्तेमाल में लाया जा सकता है वो जरूरी होना चाहिए। तो नसीम साहब से गुजारिश है कि अगर वो बाद में भी हमसे राब्ता करेंगे, जो हमसे होगा इस सिलसिले में तावन तो जरूर करेंगे। हमारे साथ मसूद साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपना सवाल रखें। हेलो, इससे पहले मंजूर साहब अपना सवाल रखें, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी शुक्रिया बहुत बहुत जी इमरान साहब। मैं रमन साहब से एक दो मुख्तसर से क्वेश्चन करने की जसारत कर रहा हूँ। नंबर 1 के मैं पूछना चाहता हूँ कि सेक्शन 4 आरटीआई एक्ट के तहत जो हर एक डिपार्टमेंट को कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिक डिक्लेयर करी हुई होनी चाहिए, क्या आज के इस इंटरनेट के दौर में हमारे सारे डिपार्टमेंट्स जिनको अपनी वेबसाइट्स के ऊपर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रखनी चाहिए, जैसे आपने सेंटर के कुछ महकमों के हवाले से बात की कि आप ऑनलाइन इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन जेएंडके में अभी भी ये दिक्कत है। मुझे नहीं लगता है कि सेक्शन 4 के तहत हमने सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में जा सकती है वो डाली हुई है। क्या वो डाले जाने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं? नंबर 2, जैसे भाई साहब ने सवाल किया, तो सेक्शन 8 के तहत कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन डिक्लेयर की हुई होती है। क्या इसकी परिभाषा हमें समझाई जा सकती है कि क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स आप डिक्लेयर नहीं किए? एक तो आपने कहा कि ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को कोई खतरा लाक हो, वो तो ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो गवर्नमेंट ने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट डिक्लेयर किए होते हैं जिनका ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसी कोई भी बात। तीसरी ये बात कि जैसे एक क्वेश्चन आया था उसके हवाले से मेरे भी जहन में बात आई कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक एक्ट है, क्या उस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत डिक्लेयर किए गए सारे जो फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो सीक्रेट डिक्लेयर किए गए, क्या वो सेक्शन 8 की श्रेणी में सारे आते हैं? और जो थर्ड पार्टी के हवाले से एक बात आई थी, उस हवाले से मैं गुजारिश करूंगा कि कुछ चीजें थर्ड पार्टी के रिलेटेड जरूर होती हैं, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में, सर्विस बुक का आपने खुद तज़किरा किया, किसी की सर्विस बुक है और दूसरी अनाइड पार्टी है जो चाहती है कि उस किसी बंदे की पे फिक्सेशन को उस तरह का पर्क्स जो है उसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन वो लेके जो है तो उसके अगेंस्ट अपना केस बिल्टअप करके अपना वो करवाना चाहती है, और वो आरटीआई के तहत इन्फॉर्मेशन भेजे तो वो सर्विस रिकॉर्ड उसका अपना तो नहीं है, तो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, वो रिकॉर्ड तो उसका अपना है कि एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, लेकिन वो एक पब्लिक सर्वेंट ने वो रिकॉर्ड तैयार किया है और वो पब्लिक डोमेन में है, उसकी इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी की इजाजत के बगैर क्यों नहीं ली जा सकती? थैंक यू वेरी मच। सर आपके सवाल बड़े इंपॉर्टेंट थे लेकिन काफी ज्यादा थे। समय शायद हमारे पास कम होगा, मैं फिर भी कोशिश करूंगा आपको जल्दी से जवाब देने का। जो सभी डिपार्टमेंट्स को 120 दिनों के अंदर अंदर आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ द एक्ट जो है वो डिस्प्ले करना था अपनी वेबसाइट्स के ऊपर या नोटिस बोर्ड के ऊपर, वो इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जम्मू कश्मीर में सर बड़े कम डिपार्टमेंट्स हैं जो ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको से कहना चाहूंगा, हमारा एक बड़ा अहम बैंक है जेके बैंक, वो पहले
इंफॉर्मेशन सेक्शन 4 की शेयर कर भी रहे थे और अभी जो है वो बंद कर गए, वो भी शेयर करना। हमारे काफी डिपार्टमेंट्स हैं जो इस इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर रहे और बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगर सेक्शन 4 की इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाती है ना प्रोएक्टिवली सर, तो इससे ये होगा कि लोगों को आरटीआई की जरूरत नहीं पड़ेगी फाइल करने की, और उससे गवर्नमेंट का टाइम भी बचेगा, ऑफिसर्स का टाइम भी बचेगा और शहरियों को भी सहूलियत होगी। एक तो ये। दूसरा, आपने कहा दफा 8 में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो शेयर नहीं की जा सकती, सिर्फ सहालियत, खुद मुख्तियारी और दिफा का मामला नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, इसमें क्योंकि समय कम था इसलिए मैंने आपको पूरा डिटेल में नहीं बता पाया। वैसी इंफॉर्मेशन भी शेयर नहीं की जा सकती जिस इंफॉर्मेशन को देने से ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट हो। जैसे आप देखें हमारे या जिस इंफॉर्मेशन को देने से देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंच सके, या जिस इंफॉर्मेशन को देने से किसी के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच सके, राइट, देश के खासकर। जैसे आप देखिए हमारे वित्त मंत्री या वजीर खजाना हर साल अपना बजट पेश करते हैं, तो हम में से कोई अति उत्साहित बड़ा एंथुसियास्टिक ये पूछना चाहता है कि हमारे वजीर खजाना इस बार किस किन आइटम्स के ऊपर टैक्स एग्जम्पशन देने वाले हैं। तो अगर आपको या मुझे मालूम हो गया तो हम तो वो आइटम पहले ही ले लेंगे बाजार से सारी की सारी और प्रॉफिटिंग करेंगे और स्टेट को उससे लॉस होगा। तो वैसी इंफॉर्मेशन भी शेयर नहीं की जा सकती। क्लासिफाइड जहां तक है, और क्या क्या इंफॉर्मेशन देखें, क्लासिफाई करना या डिक्लासिफाई करना ये अगेन वुड बी डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके अलावा कुछ डिपार्टमेंट्स भी एग्जम्प्ट किए गए हैं। जैसे आपको हैरानगी होगी ये जानकर कि जैसे हमारी इंडियन आर्मी से तो हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हम पुलिस से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं हम, लेकिन बीएसएफ से इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, सीआरपीएफ से नहीं ले सकते, आईटीबीपी से नहीं ले सकते इंफॉर्मेशन। तो कुछ बीकन से, बीआरओ से इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। तो हमारे RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, आईबी से नहीं ले सकते, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग से नहीं ले सकते, सीबीआई से नहीं ले सकते। तो कुछ डिपार्टमेंट्स पूरे के पूरी तरह से ही एग्जम्प्ट किए गए हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। कुछ डिपार्टमेंट से हम कुछ इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, कुछ डिपार्टमेंट को पूरे का पूरा एग्जम्प्ट किया गया, उनसे सिर्फ हम रिलेटेड टू करप्शन और रिलेटेड टू एलिगेशन ऑफ करप्शन और ह्यूमन राइट वायलेशन, उस केस में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दैट टू आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन, वो इंफॉर्मेशन कमीशन की मर्जी से ले सकते हैं। उसके अलावा आपने ये कहा कि क्या जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो निजाम दिया गया है तो क्या वो सुपरसीड करेगा, आपका सवाल शायद यही है, या आरटीआई एक्ट सुपरसीड करेगा। तो इस केस में अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा कहीं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में और हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में, तो आरटीआई एक्ट ये कहता है कि आरटीआई और हो सकता है कोई और एक्ट भी हो, तो आरटीआई एक्ट शैल सुपरसीड। अगर कहीं दो एक्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो आरटीआई एक्ट शैल सुपरसीड। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मसूद साहब से गुजारिश है कि वो अपने सवाल रखें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, मेरा सवाल ये है आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान से कि आरटीआई में एक लाइफ एंड लिबर्टी एक क्लॉज है, तो मैं जानना चाहूंगा कि इसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन आती है जो हम विद इन 48 आवर्स लाइफ एंड लिबर्टी में आरटीआई डाल के ले सकते हैं। शुक्रिया मसूद साहब ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि लाइफ एंड लिबर्टी बड़ी अहम है और हमारे संवैधानिक अधिकार है। लाइफ एंड लिबर्टी को आप इन्वोक अलग अलग जगह पे कर सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक इसमें नहीं रखा। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई दोस्त, भगवान ना करे, हॉस्पिटल में है, हमारा कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में है और हम हॉस्पिटल से पूछना चाहते हैं कि ये बताइए कि क्या आपके पास कौन कौन सी फैकल्टी अवेलेबल है, आपके पास कौन कौन सी मेडिसिन अवेलेबल है, लाइफ सेविंग ड्रग्स अवेलेबल है कि हमारे पेशेंट की जान बचाने के लिए, तो हम उस केस में लाइफ एंड लिबर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। या कोई आदमी या कोई शख्स जो है उसको डिटेन कर लिया है, उस केस में पूछ सकते हैं। या कोई और ऐसा इशू हो सकता है, मान लीजिए अगर ओवर स्ट्रेच मैं करूं, मान लीजिए हम कहते हैं कि वाटर इज लाइफ, तो मैं पीएचई में सबमिट कर सकता हूँ एप्लीकेशन ये कहने के लिए कि हमारे मोहल्ले में या हमारी लोकेलिटी में, सोसाइटी में पानी की जो सप्लाई है बंद रही, क्यों रही, तो वहां भी लेकर इसको जा सकते हैं, क्योंकि ये क्लियर नहीं बताया उसमें कि लाइफ एंड लिबर्टी क्या है। तो एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हैं, कोशिश की जा सकती है, डिपेंड्स कि जो एप्लीकेंट है वो उसको जरूर इन्वोक करना चाहिए। और लाइफ एंड लिबर्टी क्लास में सर प्रोविजन है कि विद इन 48 आवर्स इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को देनी है, लेकिन उसमें मुश्किल ये है कि इंफॉर्मेशन देने के लिए तो 48 आवर्स का टाइम रखा है, लेकिन जो उसकी अपील है, उसकी अपील का जो टाइम रखा है फिर वो 30 दिनों के अंदर अंदर रखा है। मान लीजिए मैं किसी
पुलिस वाले से ये पूछता हूँ कि किसी को डेथ सेंटेंस हो रही है, गॉड फॉरबिड्स ऐसा हो, किसी को डेथ सेंटेंस होने वाली है या कोर्ट किसी को सजा देने वाला है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ पुलिस वालों से, कुछ भी इंफॉर्मेशन मांगना चाहता हूँ तो वो मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो उसके बाद मैं अपील में जाता हूँ, तो अपील का जो निर्धारण, जो उसका फैसला करना है या डिस्पोज ऑफ करना है, उसका टाइम है सर 30 डेज मिनिमम या 45 डेज। तो इंफॉर्मेशन देनी है 48 घंटों में, तो वो मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है मान लीजिए 45 दिनों के बाद, तो उस इंफॉर्मेशन का मेरे पास कोई फायदा नहीं रहेगा, तो क्योंकि वक्त गुजर गया होगा और जो नुकसान होना था वो हो चुका होगा। हालांकि एक्ट में प्रोविजन एक कंपनसेशन का भी है, लेकिन इसमें भी सुधार की जरूरत है। जी, थैंक यू। जी नजीर साहब, आप अपना सवाल रखें। नजीर साहब उधमपुर से हैं, आप अपना सवाल, अपना माइक जो है अनम्यूट करके सवाल कीजिए। हाफिज साहब, आप सुन पा रहे हैं? आप अपना सवाल रख दें। जी सर, मेरा रामन सर से ये सवाल है कि जैसे मान लो पंचायत के साथ 21, 22 या 24 तक डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं, अगर हमने उस पे आरटीआई लगवानी हो तो जैसे बैक टू विलेज का पैसा है या इसका 14 FC का है, 15 FC का है और रूरल डिपार्टमेंट का है, किस तरीके से वो आरटीआई है जो वो लगानी चाहिए सारे डिपार्टमेंट में? जी हफीज साहब, देखिए पंचायत बेसिक हमारे इंस्टीट्यूशन है और जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो ही डिपार्टमेंट है जो फीड करता है पंचायत को। लाइन डिपार्टमेंट जो आप कह रहे हैं ना, 18 या 20 डिपार्टमेंट जो रखे गए अलग अलग, तो अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए कि फाइनेंस कमीशन में कितना पैसा आया या मनरेगा में कितना पैसा आया या इंदिरा आवास योजना में कितना पैसा आया या वाटर बॉडीज के लिए कितना पैसा आया, स्वच्छ भारत में कितना पैसा आया, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो आप फाइल करके सर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कंसर्न लोकल है आप वहाँ के और वहाँ इंफॉर्मेशन लेने से आपको कोई रिस्क हो सकता है या नुकसान हो सकता है, हो भी जाता है कभी कभी, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐसा रहा, तो उस केस में आप अपने किसी दूसरे दोस्त की मदद ले सकते हैं। अगर आप उधमपुर से हैं, आप रामनगर से हैं, चनैनी से हैं या उधमपुर खास से हैं, मजालता से हैं, तो आप किसी दूसरे दोस्त की मदद ले सकते हैं जो जम्मू में रह रहा है, रियासी में रह रहा है या कश्मीर में रहा है या इवन कि जम्मू कश्मीर से बाहर रह रहा है, तो आप उसकी मदद भी ले सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन जो है बीडीओ ऑफिस से आपको ये वाली इंफॉर्मेशन पंचायत रिलेटेड मिल जाएगी सर। थैंक यू सर। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नजीर साहब हैं, शायद सुन पा रहे हैं, अगर वो सुन पा रहे हैं तो वो अपना सवाल रखें। जी सर, मेरा सवाल ये कि जैसे एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, कहता है कि मेरे पास 100 कनाल जमीन है, तो 1960 से लेके अभी तक बहुत सारी जमीन बेच चुका है। हमने ये पता करना है कि उसने कितनी जमीन बेची है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इस एक्ट के तहत? जी सर बिल्कुल, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इंडिविजुअल के बारे में इंफॉर्मेशन अगर ना मांगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें फिर थर्ड पार्टी इन्वोक कर दी जाएगी। बेहतर ये है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अगर इंफॉर्मेशन मांगना चाहते हैं तो आप जैसे रेवेन्यू में टर्मिनोलॉजी होती है लट्ठा, एक लट्ठा होता है, आप वहां पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ये पूछ लीजिएगा कि इस खसरा नंबर में जो रिकॉर्ड्स हैं पिछले 10 सालों में किन किन के नाम से रहे, तो वो आपको या 10 सालों से या 15 सालों से वो पूछ सकते हैं, या एज ऑन डेट इस खसरा नंबर का स्टेटस क्या है लैंड रिकॉर्ड्स में, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अगर आप नाम किसी का उसमें मेंशन करते हैं किसी इंडिविजुअल का, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में टेक रेफ्यूज ऑफ दिस सेक्शन 11 दिस थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन की, तो फिर वो उस पार्टी को भी पार्टी उसमें बनाएंगे, उसको भी नोटिस देंगे कि भाई दिस पर्सन इज आस्किंग इंफॉर्मेशन अबाउट यू, तो वो आदमी तो नहीं चाहेगा अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, तो आप खसरा नंबर जो है उससे इंफॉर्मेशन मांग लीजिए, ज्यादा बेहतर है। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया रमन सर, आपने बहुत ही खुश असलूबी के साथ तमाम सवालों के जवाब दिए और मैं शुक्रगुजार हूँ सामीन व नाजरीन का कि वो इतने वक्त से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं 1 मिनट लेना चाहूँगा, मैं माफ़ी भी चाहूँगा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ बीच में। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी दोस्त हमारे ये प्रोग्राम में शामिल हुए, मैं तो शुक्रिया उनका सबसे पहले अदा करना चाहूँगा और उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि ये प्रोग्राम जो तारिक साहब ने और दूसरे उनके साथियों ने कोशिश की इस प्रोग्राम को करने की, इतना इजी नहीं रहता, हमें लगता है कि, लेकिन मुश्किल रहता है, होमवर्क तारिक साहब ने बहुत किया इसके लिए।
अब अच्छा ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी तारिक साहब आपको मौका मिले, हमारे दोस्तों को मौका मिले, तो हम ये करें कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स इसमें थे, कम से कम एक आरटीआई उन्होंने फाइल की हो और उसका जो भी जवाब हो वो भी शेयर करें उसके बारे में, ताकि नेक्स्ट टाइम हम उनसे सवाल पूछें तो वो मजा आए हमें। और इन बिटवीन अगर उनको ये कभी भी लगता है किसी को कोई भी इसके बारे में जानकारी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए आरटीआई के लिए, तो वो आपके माध्यम से तारिक जी जरूर मेरे से शेयर कर सकते हैं और एनी टाइम वो बात कर सकते हैं उसके बारे में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब हम प्रोग्राम करेंगे तो लोगों के पास, जितने भी हमारे दोस्त यहाँ पर, उनके पास अपने एक्सपीरियंस होंगे शेयर करने के लिए और उनके पास काफी इंफॉर्मेशन होगी शेयर करने के लिए। थैंक यू जी जी, बहुत अच्छी तजवीज़ है और उम्मीद है कि सामीन जो है जरूर आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करेंगे। इमरान साहब आप बात रखें, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी इमरान सर। शायद नेटवर्क की दिक्कत है इमरान सर के पास। अब हम जो है इख्तिताम की तरफ ही बढ़ेंगे। काफी वक्त हो चुका है, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट भी यही है कि 1 घंटा या सवा घंटे तक हम प्रोग्राम को चलाएं। तो 1 घंटा 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं मुश्ताक खालिद साहब से गुजारिश करता हूं कि वो शुक्रिया की तहरीक पेश करें, हमारे मेहमान का भी शुक्रिया करें और जो हमारे सामने इतनी देर से जुड़े हुए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करें। जी मुश्ताक खालिद साहब। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं तारिक अबरार ऑफिशियल क्लब के मुंतजमीन की तरफ से आरटीआई एक्ट और इसके असरात मौजू पर फ़िक्र अमल सीरीज़ के 11वें प्रोग्राम के गेस्ट स्पीकर श्री रमन शर्मा साहब और तमाम नाज़रीन और सामीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। रमन शर्मा जी ने बहुत ही शानदार अंदाज में आरटीआई एक्ट के मतलब तफसीली जानकारी फराहम की, हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। मैं आखिर में तारिक अबरार ऑफिशियल क्लब के प्लेटफॉर्म पर तशरीफ़ लाने वाले तमाम सामीन और नाज़रीन का प्रोग्राम के मुंतजमीन तारिक अबरार साहब, इमरान फरीदी साहब, नसीम अख्तर साहिबा और नाचीज़ मुश्ताक खालिद की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए भरपूर ताउन दिया। आखिर पर मैं ये गुजारिश करता चलूं कि आप गूगल फॉर्म्स के ज़रिए भी इन प्रोग्रामों के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दें। हमारी टीम आपको व्हाट्सएप पर ये फार्म मुहैया करवाएगी। और आप सबसे ये भी गुजारिश है कि आप तमाम मॉडरेटर्स और मेहमान स्पीकर और तारिक अबरार ऑफिशियल क्लब हाउस को ज़रूर फॉलो करें, ताकि आइंदा प्रोग्रामों की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे, हम सब का हामी और नासिर हो। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में फिर किसी नए मौजू के साथ और किसी नए मेहमान के साथ। तब तक अपने मेज़बान और पूरे अमले को दीजिएगा इजाज़त। अपना और अपने अपनों का बेहद ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। All right.